नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप एवं उसके महत्व के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद शब्द क्या है और कैसे बना है। अनुवाद शब्द हिंदी एवं अन्य कई भाषाओं में प्रयुक्त होता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द प्रयुक्त होता है। यह शब्द प्राचीन फ्रेंच शब्द ट्रांसलेटर से व्युत्पन्न है। इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है पार वाहन, अर्थात एक स्थान से या एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाना। अनुवाद शब्द संस्कृत का है। इसमें अनु उपसर्ग है और वद का अर्थ है कहना, वाद, कथन। तो शब्द बन गया अनु जोड़ वाद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पुनः कथन। अतः अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः कथन। स्पष्ट है कि एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में फिर से कहना अनुवाद है। कहने के बदले लिखना लिखित अनुवाद है और कहना मौखिक अनुवाद। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुवाद। जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ये तो इंग्लिश में है सेंटेंस, लेकिन अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो वो क्या होगा कि वह बाजार जा रहा है। तो इस प्रकार से एक भाषा से दूसरी भाषा में सेंटेंस को बदलना अनुवाद कहलाता है। भारतीय भाषाओं में अनुवाद और अन्य कई पर्याय शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे अनुवाद असमिया में, अनुवाद तर्जमा बांग्ला भाषा में, भाषांतर कन्नड़ भाषा में। अर्थात भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें अनुवाद के लिए अलग अलग शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं अनुवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखिए, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य क्षमता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। यह परिभाषा है नाइडा एवं टेबर के अनुसार। अब हम अगली जो परिभाषा है वो देखेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार। एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ, प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबंध, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत हो। अर्थात कहने का
तात्पर्य है सुरेश कुमार जी का कि अगर हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें तो उसका जो अर्थ है, प्रयोग है, शैली है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। अब एक छोटी सी और साधारण सी सिंपल सी परिभाषा है A.H. स्मिथ के अनुसार। क्या कहा है स्मिथ जी ने कि अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद है। कि बहुत ही छोटी सी और सरल सी परिभाषा है कि अर्थ यानी जो उस सेंटेंस का या उस बात का जो मीनिंग है वो बना रहना चाहिए और उसका दूसरी भाषा में जो अंतरण है वही क्या है, अनुवाद है। अगली जो परिभाषा है वो डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव के अनुसार एक भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा जाता है। एक परिभाषा और देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन है। ये परिभाषा थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इस प्रकार हम ऊपर ये हमने जो पूर्व में ये जो परिभाषाएं सुनी हैं उनके आधार पर अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा मजमून, उक्ति या इबारत को ले जाना ही अनुवाद है। चूँकि यह ले जाना ज्यों का त्यों हो जाता है कि मूल में ज्यों का त्यों अर्थात उस उक्ति को किसी भी प्रकार क्षति पहुँचाए बिना होना चाहिए। अतः ये कह सकते हैं कि मूल में थोड़ा सा परिवर्तन किए हुए बिना दूसरी भाषा में उस बात को कह देना अनुवाद है। सार संक्षेप कर उसे अन्य भाषा में लिख देने को संक्षिप्त या सार कहा जाएगा, अनुवाद नहीं। इन सब से पृथक केवल उसी बात को अन्य भाषा से कह देना अनुवाद कहा जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि एक भाषा से दूसरी भाषा में इबारत को ले जाना ही अनुवाद है। तो इस प्रकार ये हमने देखा अनुवाद। अब हम देखते हैं अनुवाद का स्वरूप। तो अनुवाद का स्वरूप क्या है? अनुवाद विज्ञान है या शिल्प है या कला है? उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वैज्ञानिक पद्धति की अनुपालना जरूरी है। अनुवादक के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टि से तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुक्रम का निर्वाह है तथा कुछ निश्चित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ये शर्तें वैज्ञानिक, शास्त्रीय और तकनीकी विषयों के लिए ज़रूरी है। हम साहित्यिक अनुवाद में भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शिल्प का आधार कौशल है जो प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्कृष्ट अनुवाद के लिए कौशल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में अनुवाद को सजा संवार कर मूल पाठ के समतुल्य रूपाकार प्रदान करना भी जरूरी है। यह प्रक्रिया ही शिल्प है जो उत्कृष्ट अनुवाद का गुण है।
कला का संबंध सृजनात्मक प्रतिभा के साथ है। साहित्यिक अनुवाद, विशेष रूप से काव्य का अनुवाद, तो कला के अंतर्गत आता ही है, क्योंकि उसमें अनुवादक को मूल कृति का पुनः सृजन करना होता है। अन्य क्षेत्रों में देखें तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा तकनीकी विषयों में कला तत्व का समावेश औपचारिक ही माना जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि अनुवाद पारिभाषिक अर्थ में न विज्ञान है और न कला। उसे शिल्प भी कहना तर्क संगत नहीं होगा। हम आधार विषय के अनुसार अनुवाद में इन तीनों तत्व कौन कौन से, विज्ञान, कला और शिल्प, इनका यथानुपात समावेश रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुवाद है वो अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, अर्थात अनुवाद ना तो विज्ञान है, ना शिल्प है और ना कला है। यह तीनों का मिला जुला एक स्वरूप है और एक स्वतंत्र विधा है। अब हम आगे चलते हैं कि अनुवाद का महत्व क्या है, अनुवाद क्यों ज़रूरी है, अनुवाद क्यों किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान समय में अनुवाद कार्य एक बहुत व्यापक प्रक्रिया और अनिवार्यता बन गया है। जिस प्रकार प्राचीन युग में समृद्ध भाषाओं, यानी जिसको दूसरे शब्दों में पुस्तकालय भाषा भी हम कह सकते हैं, उन समृद्ध भाषाओं में जो बहुमूल्य साहित्य था उसका अनुवाद विभिन्न लोक भाषाओं में करने की लंबी श्रृंखला चली थी। उसी प्रकार वर्तमान युग में समृद्ध भाषाओं में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया भी यानी पिछली 2 शताब्दियों से बहुत प्रचलित हुई है। इसी के अंतर्गत विज्ञान के ग्रंथों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुए हैं। अनुवाद की प्रक्रिया की अनिवार्यता और भी अधिक तब बढ़ गई जब भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान की धारा 343 से लेकर 351 तक यह उपबंध किया गया कि राजभाषा के रूप में केंद्र में हिंदी मान्य होगी तथा जो राज्य हिंदी को राजभाषा मानेंगे उनमें भी वही चलेगी। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार यानी पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को भी मान्य माना गया। जिन राज्यों में अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं चल रही थी उनमें उन्हें राजभाषा घोषित किया गया। इसके क्रम में यह आवश्यक हो गया कि जो कार्य पहले अंग्रेजी में किए जाते थे अब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में किए जाएं। इसी के साथ तब तक अंग्रेजी में बने कानूनों, सरकारी नियमों और रिपोर्टों का अंग्रेजी से हिंदी में और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद भी आवश्यक हुआ। इस क्रम में अनुवाद की प्रक्रिया व्यापक रूप से शुरू हुई और अनुवाद का महत्व बढ़ा। सन 1963 और 67 में संसद में राजभाषा अधिनियम तथा उसका संशोधन पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि जब तक हिंदी को यह मान्यता प्राप्त न हो जाए कि वह सारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा मान ली जाए, जो स्थिति आज अंग्रेजी के साथ है कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब तक हिंदी संपर्क भाषा न बन जाए तब तक केंद्र सरकार
दोनों भाषाओं में काम करती रहेगी, अर्थात हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में पत्राचार होगा, शेष में अंग्रेजी में। इसके अतिरिक्त बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री जो सारे राज्यों के लिए होती है या विदेशी के लिए भी होती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी होगी। संक्षेप में भारत सरकार की यही भाषा नीति है। एक शब्द में कह सकें तो इसे द्विभाषी स्थिति कह सकते हैं। तो दोनों भाषाओं में परस्पर अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। भारत में इस समय अधिकांशतः मूल प्रारूपगण अंग्रेजी में होता है, इसलिए केंद्र सरकार के विधेयक, नियम, रिपोर्ट आदि मूलतः अंग्रेजी में ही बनते हैं, लेकिन फिर उनका अनुवाद हिंदी में किया जाता है। जिन राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं हैं, वहाँ भी पहले अंग्रेजी में प्रारूपण होकर उनका अनुवाद उनकी भाषाओं में होता है, क्योंकि अधिनियमों के लिए संविधान में यह प्रावधान है कि वे चाहे किसी भी भाषा में हो, उनका अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद अवश्य साथ होगा। इस दृष्टि से भी उस अधिनियम को अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक होता है। इसकी अनुपालना हेतु अधिकारी केंद्र में अधिनियम को मूलतः अंग्रेजी में ही बनाते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भी सारी विधानसभाएं जो कानून पास करती हैं, वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होते हैं। इस कारण अनुवाद की कितनी बड़ी प्रक्रिया वो अनिवार्य हो जाती है, यह हम आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान में अनुवाद का सबसे बड़ा जो काम है वो अंग्रेजी से हिंदी में हो रहा है। इसके फलस्वरूप आज के अनुवादक को एक तो इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, दूसरे अंग्रेजी से हिंदी में प्रत्येक विषय की शब्दावली भी आवश्यक हो जाती है। शब्दावलियाँ तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विषय में तैयार की गई हैं। साथ ही जो निजी प्रकाशक हैं वो भी बहुत सी शब्दावलियाँ प्रकाशित करते हैं। आकाशवाणी ने अपने समाचारों के लिए तो अलग से शब्दकोश तैयार किया है। इन सब से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में अनुवाद के अनेक संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें अधिकांशतः अंग्रेजी से हिंदी ग्रंथों और सरकारी सामग्री का अनुवाद होता है। सारे हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ ग्रंथों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद का कार्य हो रहा है, जो वर्तमान में अनुवाद का महत्व बढ़ा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुवाद के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।